दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं कि आज की डेट में पाकिस्तान में बड़ा सुरक्षा का बवाल चल रहा है। इसको देखते हुए क्या भारत के ऊपर कोई कॉज ऑफ वरी है? क्या भारत को आज की डेट में पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस और केओस की वजह से कोई कंसर्न होना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। 1857 से पहले भारत में पूरी तरह से मुग़ल एम्पायर बहुत ही बड़े तरीके से प्रेजेंट था। मुग़ल एम्पायर के दौरान जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज हमारे यहाँ पर हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी अच्छे तरीके से आती थी, और पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज के कारण मुग़ल का पूरा साम्राज्य जो था बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं 1790-1780 के आसपास का जो ये समय है, तब से मुग़ल के साम्राज्य को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलना शुरू हुआ, और ये चैलेंज स्टार्ट हुआ आना ब्रिटिश की वजह से। दोस्तों ब्रिटिशर्स भारत में कॉलोनियलिज्म करने आए, भारत के रिसोर्सेज को लूटने आए, और जब वो लूटने आए उन्होंने देखा कि मुग़ल साम्राज्य उस समय कमज़ोर हो रहा था। इस कमज़ोरी का एडवांटेज लेते हुए उन्होंने धीरे धीरे टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, और जब टेरिटरीज़ को कम्प्लीटली उन्होंने एक ऑक्यूपाई करके अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश करी, तो 1857 में दोस्तों भारत में एक रिवोल्ट हुआ। इस भारत के 1857 के रिवोल्ट के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि उस समय मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड आया। वो वॉइड इसलिए आया क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे मुग़ल साम्राज्य को ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से ख़त्म कर कर अपना अंग्रेज़ी हुकूमत को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्राउन को सारी पावर्स ट्रांसफ़र भी कर दी, और उसके बाद ये भी बोला कि अब जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश की रानी राजा वगैरह हैं वही ब्रिटिश को अपने ऑफिशियल्स के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे, इंडिया को एडमिनिस्टर करेंगे। दोस्तों जैसे ही ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद पूरी हुकूमत भारत की संभाली, उस समय हमने एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ये देखी कि जो पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी उसको ख़त्म कर कर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज अंग्रेज़ी का प्रयोग किया गया। दोस्तों जब अंग्रेज़ी का प्रयोग किया गया तो उस समय जो भारत के मुसलमान थे वो दो भागों में, दो गुटों में बट गए। एक गुट ये था कि भाई पहली बात, जो मुग़ल साम्राज्य था वो ख़त्म कैसे हुआ, और वो ख़त्म अगर हुआ और आज की डेट में अंग्रेज़ी हुकूमत आई और जो अंग्रेज़ी लैंग्वेज बोल रही है हमें अपनाने को, तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए। इस दौरान एक वर्ग जो बना वो बना सैयद अहमद ख़ान के साथ। सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को एक बात बोली भारत के कि भाई देखो अब अंग्रेज़ी हुकूमत आ गई है, हमें अंग्रेज़ी भाषा को रजिस्ट नहीं करना चाहिए, सारे मुसलमानों को अंग्रेज़ी भाषा सीख के अंग्रेज़ी को अपना कर आगे बढ़ना है जीवन में। लेकिन कई मुसलमानों में ये चीज़ के ऊपर सहमति नहीं थी। उस समय दोस्तों भारत में बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं इमर्ज होनी शुरू हुई। दियोबंदी मूवमेंट आई, बरेलवी मूवमेंट आई, आगे जाकर जमाते इस्लामी भी आई। इन सारी मूवमेंट्स की तरफ से एक पॉइंट बड़ा कॉमन ये निकला कि भाई आज की डेट में मुग़ल साम्राज्य अगर टूटा है तो वो इसलिए टूटा है कि इसलिए नहीं कि हमारे ब्रिटिशर्स जो आए यहाँ पर उनके पास कोई बहुत सारे असला, बंदूक और बहुत सारी पावर अच्छी थी, बल्कि उनका मानना ये था दियोबंदीज़ का, बरेलवीज़ का, जमाते इस्लामियों का, कि अगर आज की डेट में मुग़ल साम्राज्य टूटा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुसलमानों ने इस्लाम को सच्चे तरीके से फॉलो नहीं किया है। तो ये सारे संगठनों ने, ये सारे ग्रुप्स ने एक बड़ा पेक्यूलियर पॉइंट बोला दोस्तों उस समय, और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को अपनी प्रगति के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अंग्रेज़ी भाषा को छोड़कर सारे मुसलमानों को प्रिस्टीन इस्लाम जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय फॉलो किया जाता था उसको फॉलो करना है। और जब ये बात होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को बहुत पेक्यूलियर तरीके से देखा। ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई हम अंग्रेज़ी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर एक वर्ग है जो सैयद अहमद ख़ान का है जो कहता है कि अंग्रेज़ी भाषा को एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ पर दूसरे हैं दियोबंदी, बरेलवी और जमाते इस्लामी जो कहते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, प्रिस्टीन इस्लाम पे जाइए। और तीसरे जो दोस्तों भारत में थे वो थे हिंदू, और सारे हिंदू वर्ग के अंदर एक कॉमन पॉइंट ये आ गया, अंग्रेज़ी भाषा को हम सीखेंगे और हम अंग्रेज़ी भाषा को सीख के अंग्रेज़ों को भारत से भगाएंगे। तो दोस्तों ये जब मुसलमानों के बीच बंटवारा होते हुए अंग्रेज़ों ने देखा, उस समय अंग्रेज़ों के मन में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम इस बढ़ावे को, इस बंटवारे को और अच्छे तरीके से एग्रेवेट करके मुसलमानों को एक दूसरे से एकजुट होने में तोड़ें। दोस्तों जैसे मुसलमानों को भारत में ब्रिटिश तोड़ रहे थे, उसी समय हिंदू जो थे एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस गठन के दौरान ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ आ गई कि जो हिंदू समाज है अगर वो एकजुट होकर एक साथ बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंस पे भारत में खतरा होगा। इस दौरान ब्रिटिशर्स के मन में अब एक चीज़ आई कि क्यों ना हम मुसलमानों का प्रयोग करके हिंदुओं को कंट्रोल करें, और क्यों ना हम मुसलमानों को प्रयोग करके कांग्रेस को कमज़ोर भी करें। 1906 में इसी दौरान जो ब्रिटिश थे उन्होंने मुसलमानों की मदद करके
एक मुस्लिम लीग करके संगठन बनाया। दोस्तों मुस्लिम लीग का जो चेयरमैन था वो था बेसिकली, जो लीडर था, जो हेड था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के मन में एक बात इन्होंने बार बार फूकी, और एक बात ये फूकी कि भैया देखिए, जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि जो हिंदू समाज था दोस्तों भारत में, वो एकजुट होकर ये बात बार बार बोल रहा था कि हमें ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए और हमें भारत को एक आज़ाद देश देखना है। जब ये बातें शुरू हुई तो उस समय ब्रिटिशर्स के मन में ये आया कि क्यों ना मुसलमानों का प्रयोग करके इनको हिंदुओं से लड़ाया जाए, और क्यों ना मुसलमानों के मन में ये बात भरी जाए कि आपके इंटरेस्ट हिंदुओं के साथ तो कभी मिलते ही नहीं। 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1909 में एक ब्रिटिशर्स की चाल चली गई जिसके तहत उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए और मुसलमानों को ये बोला कि आप अपने चुनिंदा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने कम्युनिटी के लोगों के हिसाब से चुनिए। जब उन्होंने ये गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया तो दोस्तों मुसलमानों के मन में भी एक बात फैलने लग गई, और बात ये फैलने लग गई कि क्या हमारे इंटरेस्ट सारे हिंदुओं के साथ एकजुट होकर रहने में है भी या नहीं है। दोस्तों उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी बार बार ये बात बोलती थी कि जो हिंदुस्तान है वो यहाँ पर सारे वर्ग एकजुट होकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी बार बार ब्रिटिश का ये नैरेटिव जो था इसको तोड़ रही थी कि मुसलमानों के इंटरेस्ट अलग हैं। लेकिन उस समय मोहम्मद इकबाल जो था उसने सबसे पहले एक चर्चा की और एक शब्द का प्रयोग किया, पाकिस्तान। और उसने शब्द पाकिस्तान जब विजुअलाइज किया तो उसने कहा कि भाई मुसलमानों को एक सेपरेट टेरिटरी देनी चाहिए। इस सेपरेट टेरिटरी में सिंध होना चाहिए, बलूचिस्तान होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होना चाहिए और पंजाब होना चाहिए। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिए कि मोहम्मद इकबाल का कंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान जो था, इसमें जो ये 4 प्रोविंस थे, इसमें ना तो कश्मीर था और ना ही बंगाल था। इनिशियल कंसेप्शन जो पाकिस्तान का मोहम्मद इकबाल की तरफ से किया गया, ना तो कश्मीर और ना बंगाल उसमें था। लेकिन ये समस्या बढ़ी कब? ये समस्या बढ़ी दोस्तों 1933 में। 1933 में कैम्ब्रिज में ब्रिटेन के पास रहते हुए उस समय रहमत अली ने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में उसने पाकिस्तान को विजुअलाइज किया। उस पाकिस्तान को जो उसने विजुअलाइज किया उसमें उसने ये 4 प्रोविंसेस के साथ साथ कश्मीर को भी ऐड किया। जब उसने कश्मीर को ऐड किया तो उसने ये बात बोली कि ये सारे इलाकों को तोड़कर भारत से एक तरीके से पाकिस्तान बनना चाहिए। अब आप एक चीज़ को समझिए दोस्तों, पूरे 1933 के समय जब हम बात करते हैं रहमत अली के ये आर्टिकल की, भारत में उस समय एक नेशनल मूवमेंट चल रही थी, और उस नेशनल मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि हमें भारत के पूरे देश को आज़ादी दिलवानी है। यहाँ पर साथ ही में मुसलमानों के वर्ग में कई चंद लोग थे जो एक तरीके से ऐसा नैरेटिव फैला रहे थे कि मुसलमानों के इंटरेस्ट भारत के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं है, तो मुसलमानों को एक अलग राज्य चाहिए होगा और उस राज्य के लिए एक अलग टेरिटरी चाहिए होगी। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो ये है कि जो भारत में नेशनल मूवमेंट थी उसमें पूरा भारत एकजुट होकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एकजुट होकर लड़ रहे थे। लेकिन ये जो पाकिस्तान का आइडिया था, जो मोहम्मद इकबाल से स्टार्ट हुआ, फिर रहमत अली पे आया, जिसको फिर आगे जाके प्रोपेल किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन सारे लोगों ने जो पाकिस्तान के आइडिया को चैंपियन किया, ये आइडिया एक एलिटिस्ट माइंडसेट का आइडिया था। ये आइडिया कभी भी मुसलमानों के लोअर लेवल तक परकोलेट नहीं हुआ। इसी कारण से दोस्तों 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस समय जिन्ना खुद बहुत शौक में आ गए और उन्होंने ये बात बोली कि भाई मैं तो कभी विजुअलाइज कर ही नहीं सकता था कि मेरे जीवित काल में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान कभी बनेगा। ये जिन्ना के खुद के शब्द थे। अब देखिए दोस्तों समस्या क्या है। भारत एक टेरिटरी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करके ये चाह रही थी कि हम ब्रिटिश से आज़ादी पाएं और भारत को वही सुनहरा भारत बनाएं जो कि प्राचीन काल में भारत हमेशा से था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें पाकिस्तान जो 1947 में बना, जिसका बंटवारा होकर तोड़ के भारत की टेरिटरी को बनाया गया, दोस्तों ये टेरिटरी कभी टेरिटरी थी ही नहीं। ये हमेशा एक माइंड का विजुअलाइजेशन था जो मोहम्मद इकबाल से लेकर रहमत अली से लेकर जिन्ना तक के लोगों में था। तो एक टेरिटरी जो कि कभी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट ही नहीं करी और वो सडनली तोड़कर टेरिटरी बनाकर एक नया स्टेट बना दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि इस टेरिटरी में जो लोग अब रहेंगे, उन लोगों को रहने के लिए सबसे पहला बाइंडिंग फोर्स क्या होगा? वो था रिलीजन, इस्लाम। तो दोस्तों जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस समय रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल था कि भाई पाकिस्तान ने अपने आप को पोजीशन किया कि हम तो एक इस्लामिक देश है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये था दोस्तों कि आपकी एक आइडेंटिटी क्या है? आप इस्लामिक देश जरूर हैं, पर आपका इतिहास क्या है? आपका तो कोई खुद का इतिहास ही नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान जब बना उस समय पाकिस्तान में सिर्फ जो मुसलमान लोग रहते थे वो सारे अपने आप को पाकिस्तानी नहीं महसूस करते थे, और उन्होंने कभी भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बोला
क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पाकिस्तान जब बना तो उस समय वहाँ पर बलूची थे। बलूची अपने आप को कहते थे कि भाई हम पाकिस्तान में अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। फिर दूसरे जो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके में दोस्तों अफगानिया इलाका उसको बोला जाता था, वहाँ पर पश्तून थे, वो तो अपने आप को अफगानिस्तान के साथ मानते थे और वो तो कहते थे कि हम तो अफगानी पश्तून से, हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं। तीसरे दोस्तों जो सिंध में पंजाब में थे, वो सारे पंजाबी लोगों में एक बार बार एक थॉट ये आता था कि भाई हम तो पंजाब का हिस्सा है, तो ये पाकिस्तान एक सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटी कहाँ से आ गई। और चौथा अगर हम बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो बंगाल का रीजन था, जो कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के तोड़कर भारत को और पाकिस्तान को इस तरीके से डिज़ाइन किया, वो बंगालियों को तो कभी भी पाकिस्तान ने अपना माना ही नहीं। तो मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों वो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये देश जो 1947 में पैदा हुआ, ये एक ऐसा देश था जिसकी उस समय आइडेंटिटी ही नहीं थी, जिसको हम कहते हैं नज़रिया है पाकिस्तान, वो था ही नहीं। और ये उस समय से लेकर आज तक अपना एक नज़रिया, अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बना पाया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जिन्ना की मौत पाकिस्तान के बनने के चंद सालों के बाद ही हो गई। इसके बाद पाकिस्तान 1956 तक स्ट्रगल करता रहा एक संविधान बनाने के लिए। जब 1956 में उसका फाइनली संविधान बना, तब तक दोस्तों पाकिस्तान में आर्मी ने, क्योंकि और कोई पावर थी ही नहीं जिन्ना के मरने के बाद, तो आर्मी ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू करा। अब आप सोचेंगे कि सडनली ये पाकिस्तान में आर्मी कहाँ से आ गई। दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, उसके बाद जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जब वापस आए थे, तो उस समय इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का बंटवारा हुआ था। जब इंडिया और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ था, तो बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लड़े हुए लोग पाकिस्तान चले गए और वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए, जैसे कि उस समय बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी का हिस्सा बनकर इंडिया के पार्ट बन गए। तो ये जो आर्मी थी, ये एक इंस्ट्रूमेंट उस समय ही क्रिएट हुआ था जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था। अब जब ये आर्मी का इंस्ट्रूमेंट ने देखा कि भाई पॉलिटिकल पावर तो है नहीं, संविधान भी 1956 तक बना नहीं, इस पूरे प्रोसेस में आर्मी ने अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया कि भाई हम जो है टेरिटरी के रखवाले हैं। और 1956 के बाद जब संविधान बना भी, तो जो पॉलिटिकल पावर्स आर्मी के साथ साथ इमर्ज भी हुई, वो रिलेटिवली लोअर लेवल पे थी और आर्मी हमेशा एक हायर लेवल पे थी। इसकी वजह से आर्मी का प्रेजेंस पाकिस्तान में पहले दिन से बना। दूसरा, इस चीज़ को समझिए दोस्तों कि पाकिस्तान में आर्मी ने उस समय 1950 से लेके 1956 जब तक इनका संविधान नहीं बना था, तब तक पूरी टेरिटरी को एडमिनिस्टर भी किया। तो जो लोगों का माइंडसेट था और लोगों की साइकी थी पाकिस्तान में, जो कि आइडेंटिटी को लेकर तो स्ट्रगल कर ही रहे थे, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी कि आर्मी टेरिटरी की रखवाली है। और जब उन्होंने देखा कि आर्मी ने ही पूरे पाकिस्तान की टेरिटरी की रखवाली करी है, तो लोगों के मन में आर्मी को लेकर भी पॉजिटिविटी आई। दोस्तों एक कोटेशन हमेशा आता है एक इंसिडेंट का कि 1953 की बात है कि अहमदिया राइट्स हुए थे पंजाब रीजन में पाकिस्तान के, और उस समय मेजर जनरल आज़म खान जो थे, उन्होंने वो अहमदिया राइट्स को इस तरीके से सप्रेस करके वहाँ पर नॉर्मलसी और पीस अपनाई कि पूरे पाकिस्तान में मेजर जनरल आज़म खान के बारे में ऐसी चर्चाएं होने लगीं कि भैया अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो मेजर जनरल आज़म खान जैसा है। अब आप देखिए कि अगर पाकिस्तान की मीडिया उस समय इस चीज़ का प्रचार कर रही थी, तो पाकिस्तान की मीडिया ने लोगों के मन में क्या भरा कि आर्मी पीस लाने वाली एजेंसी है, आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान के अंदर पीस और हार्मनी ला सकता है। इसी रीज़न को मैं बार बार एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि पूरे पाकिस्तान में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये प्रोटेस्ट हमेशा पॉलिटिकल लेवल पे क्यों होते हैं। आज की डेट में भी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इमरान खान क्यों कर रहा है? इमरान खान इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि ये प्रोटेस्ट आर्मी के खिलाफ कभी नहीं होते। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी खूबी है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी इस तरीके से पोजीशन कर रखी है वहाँ पर कि आर्मी के खिलाफ लोगों के मन में एक सहमति है। और आज की डेट में अगर पाकिस्तान में इमरान खान के प्रोटेस्ट के बाद एक आर्मी का रूल आ भी जाता है, तो आप एक चीज़ को समझिएगा कि लोग आर्मी के रूल को रेजिस्ट नहीं करेंगे, आर्मी के रूल को रादर सपोर्ट करेंगे। अब मैंने आपको अभी एक बात दूसरी ये बताई दोस्तों कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं बना पाया। और दोस्तों जब एक स्टेट अपनी नेशनल आइडेंटिटी नहीं बना पाता है, तो उस स्टेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टेट नेशनल डेवलपमेंट भी नहीं कर पाता। और क्योंकि पाकिस्तान अपनी नेशनल आइडेंटिटी नहीं बना पाया, तो वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाया। अब जब नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाई क्योंकि एक आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी, तो डेवलपमेंट सिर्फ उसी इंस्टीट्यूशन की हुई जिसने पावर को सबसे पहले कैप्चर किया था, और वो थी आर्मी। अब आप सोचिए दोस्तों कि जब हम पाकिस्तान की आर्मी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी ने सबसे पहला काम ये किया कि सारे स्टेट के रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पाकिस्तान की आर्मी ने क्या करी कि उसने आर्मी की एक आइडेंटिटी डेवलप करने की शुरुआत करी, ना कि पाकिस्तान स्टेट की। क्योंकि आर्मी को ये बात पता था कि हम सप्रेस करके पॉपुलेशन को एकजुट रख लेंगे, लेकिन उसको एकजुट रखने के लिए आर्मी में सारी सहमति होनी चाहिए। और आर्मी में सहमति करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी की आइडेंटिटी बनाई। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आर्मी की आइडेंटिटी आप क्या बनाएंगे? आप मुसलमान हैं, आप इस्लामिक आइडेंटिटी बनाएंगे, बट इसके बियॉन्ड क्या? तो आर्मी ने जब आइडेंटिटी बनाई तो उस आइडेंटिटी के दौरान आर्मी ने बार बार ये चीज़ एम्फेसाइज करी कि हमारे पाकिस्तान के राज्य को अगर किसी चीज़ से खतरा है तो वो हिंदू भारत से खतरा है। तो पाकिस्तान की आर्मी में दोस्तों याया खान के दौरान से लेके आगे समय तक जैसे जैसे चीज़ें चलती रहीं, हमेशा एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया कि पाकिस्तान की आर्मी को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, और वो ये एक्सेप्ट करनी है कि भाई उनकी आइडेंटिटी है कि भारत को तोड़ो, क्योंकि भारत जो एक हिंदू भारत है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरा है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने अपनी आइडेंटिटी जब ये बनाई तो उसने बार बार लोगों के सामने उस आइडेंटिटी को पेश भी करने की कोशिश करी। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी जो है बार बार भारत को चैलेंज करती थी। उसने 1947-48 में भी किया, उसने 1965 में भी किया, उसने 1971 में भी किया, 1999 में भी किया। पाकिस्तान की आर्मी बार बार भारत को चैलेंज करती है, और जब वो चैलेंज करती है हमेशा वो पिटाई खाती है। और सरप्राइजिंग बात देखिए दोस्तों, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी के अधिकारी हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं पाकिस्तान की आर्मी के, इनके छाती पे जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो मेडल ही मेडल, बिल्ले ही बिल्ले होते हैं। भैया तुम्हें इतने सारे मेडल मिले कहाँ से? आज तक जीवन में तुमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सारी हारी, तुमने किसी लड़ाई में जीत प्राप्त नहीं करी, जितनी बार तुमने भारत से लड़ाई करी तुम पिटे। तो ये मेडल क्या तुम्हारे को लूडो खेल के मिले? दोस्तों सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? पाकिस्तान की आर्मी का व्यवहार समझिए। उसका व्यवहार ये है जो वो लोगों के प्रतीक लेके जाती है, और वो व्यवहार ये है कि भाई आज की डेट में अगर हम भारत को चैलेंज कर पा रहे हैं वो ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए दोस्तों स्कॉलर्स ने इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस कॉन्सेप्ट को बोला है वेयर डिफीट इज ऑर्फन। डिफीट इज ऑर्फन का मतलब ये है कि पाकिस्तान ये मानता है कि चाहे मैं भारत के खिलाफ लड़ाई मोलूं और उस लड़ाई में भारत चाहे मुझे पकड़ के पीट दे, और चाहे मैं उस लड़ाई में पिट भी जाऊं, लेकिन मैं उस पिटाई को भी अपनी जीत मानूंगा। और वो जीत इसलिए मानूंगा क्योंकि मैंने भारत को चैलेंज किया ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे अब आपको पाकिस्तान की आर्मी की साइकी समझ आ रही होगी दोस्तों। और ये साइकी को समझने के बाद अब आप समझेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी ने 3 चीज़ों के ऊपर बहुत गहरा कब्जा किया हुआ है। सबसे पहला चीज़ जो उसने कब्जा कर रखी है वो है पूरी की पूरी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। दूसरी उसने जिस चीज़ पे कब्जा किया है वो है पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी, और तीसरी है पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी। दोस्तों अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। जब 1971 का जंग हुआ, उस जंग में जब ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी तोड़कर बांग्लादेश बना, उस बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान को एक चीज़ की समझ आ गई और उसकी आर्मी को एक चीज़ की समझ आ गई कि हम भारत के खिलाफ एक कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो जब उसने सोचा कि अब हम कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उसने अपना परमाणु बम बनाने की कोशिश करी। और परमाणु बम बनाने के बाद उसने जो लो कॉस्ट मॉडल अपनाया वो ये था कि परमाणु बम को सामने रखते हुए उसने प्रॉक्सी ग्रुप्स, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल्लाह, टाइगर, इन जैसे ग्रुप्स को बनाकर इनका प्रयोग करना भारत के खिलाफ शुरू करा। उसने ये बोलना शुरू करा कि कल को अगर भारत मेरे को कभी भी बोलता है कि इन प्रॉक्सी ग्रुप्स की लड़ाई को रोकिए या इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो मैं अपना न्यूक्लियर वेपन आगे करके भारत को बोलूँगा कि देखो तुम अगर हमारे को कुछ भी करोगे तो मैं न्यूक्लियर वेपन तुम पे दाब दूंगा। अब न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के लिए एक शील्ड बन चुका है। इस शील्ड के कारण वो ये जितने जिहादी ग्रुप से इनका प्रयोग करके भारत को ब्लीड करता रहता है। वो ब्लीड इसलिए करता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत एक रीजनल पावर, एक ग्लोबल पावर ना बने। इस कॉन्सेप्ट को मटीरियलाइज करने के लिए उसने ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इन सिर्फ प्रॉक्सी ग्रुप्स को भारत के खिलाफ नहीं प्रयोग किया दोस्तों, इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को प्रयोग करके उसने पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी लाने की भी कोशिश की है। अब आप एक चीज़ समझिए बड़ी ध्यान से, आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा लश्कर ए तैयबा। जिस लश्कर ए तैयबा के ग्रुप का जो हेड है वो है हाफिज़ सईद। दोस्तों जो एक इतना बड़ा आतंकवादी हाफिज़ सईद है, आज की डेट में पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी का वो चेयरमैन है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी वो कमेटी है जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, जो पाकिस्तान के स्टेट का एक नज़रिया बना रही है, और इस नज़रिया बनाने का जो चीफ है वो कौन है? एक आतंकवादी जिसका नाम है हाफिज़ सईद। अब आप समझ सकते हैं कि हाफिज़ सईद को पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन क्यों बनाया गया,
क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान की सोसाइटी में अगर आर्मी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होगा तो लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स जो हैं ये बने इसलिए हैं कि ये सिर्फ भारत को नहीं तोड़ेंगे, कल को ये पाकिस्तान की जनता और उसके आवाम को भी पकड़ के मारेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। अब आप दूसरी चीज़ समझिए दोस्तों कि लश्कर तैयबा जो है वो एक सिर्फ आतंकवादी संगठन नहीं है। लश्कर तैयबा पाकिस्तान में दावा स्कूल्स चलाता है। दावा स्कूल्स दोस्तों आज की डेट में इस्लामिक स्कूल हैं। इन इस्लामिक स्कूलों में पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा हाफिज़ सईद स्कूल चला रहा है, इनमें पाकिस्तान के आवाम के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आवाम के बच्चों को पढ़ाने के बाद जब ये 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद लश्कर तैयबा पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलाती है। इसके बाद अब आप सोचिए कि यही लश्कर तैयबा के स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र जब कल को पाकिस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, वो भी जो लश्कर के थ्रू चलाया जा रहा है, तो इसका माइंडसेट पिछले 12-15 सालों से लेके अगले 4 से 8 साल कैसा होगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि 20-22 साल की 23 साल की उम्र में एक छात्र पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बन के बाहर निकलेगा, यदि वो दावा स्कूल से लेकर लश्कर तैयबा के इस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा है तो उसका जिहादी माइंडसेट होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर दोस्तों जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो कि आज की डेट में आर्मी के कंट्रोल में आता है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करता है, इस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर 60% पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है वो दावा स्कूल्स और लश्कर तैयबा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ी हुई है। अब आप समझिए दोस्तों जो असली खेल है वो ये है कि आज की डेट में पाकिस्तान में जितने मर्जी प्रोटेस्ट हो जाए, पाकिस्तान ये बात जानता है कि इन प्रोटेस्ट के कारण मुझे घबराना नहीं है। मुझे घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट होंगे तो पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल इमेज बनेगी कि पाकिस्तान कोलैप्स करने वाला है। और जब जब ये इंटरनेशनल इमेज बनेगी कि पाकिस्तान कोलैप्स करने वाला है तो उस समय पाकिस्तान की आर्मी को ये बात पता है कि हमारे को बचने के लिए, कोलैप्स करने से बचने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आगे आएगा। पहले हमेशा ब्रिटेन आती थी, उसके बाद अमेरिका आने लगा पूरे कोल्ड वॉर शीत युद्ध के दौरान, और अब उसको ये बात पता है कि चीन जो है मेरे को बचाने के लिए हमेशा आएगा। तो दोस्तों अब आप चीज़ को समझिए कि पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका, फिर चीन, ये लोग हमेशा पाकिस्तान के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि सबको ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तान के कोलैप्स से प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये लश्कर तैयबा के हाथ में चला जाएगा। ये लश्कर तैयबा के हाथ में इसलिए चला जाएगा दोस्तों क्योंकि 60% पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का स्टाफ लश्कर एजुकेटेड स्कूलिंग और इंजीनियरिंग सिस्टम से पढ़कर बाहर आया है। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो अब आप समझेंगे कि ये जितने भी प्रोटेस्ट पाकिस्तान में आज की डेट में हो रहे हैं ये एक सिविलियन अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी के बीच के क्लैश है। ये एक इंटरनल इशू है, लेकिन ये इंटरनल इशू उस हद तक नहीं जाएगा कि पाकिस्तान कोलैप्स हो जाए। कई बार अखबारों में ये चर्चा होती है, कई बार यूट्यूब पे भी कई लोग आके ये चर्चाएं करते हैं कि देखिए ये एक पाकिस्तान के इतिहास में टर्निंग पॉइंट है, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान कोलैप्स करने जा रहा है। आप मेरी बात को समझिए दोस्तों, पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान के कोलैप्स को रोकने के लिए आज की डेट में बड़ी शक्तियाँ हैं और सारी शक्तियाँ ये बात जानती हैं कि पाकिस्तान का कोलैप्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान का कोलैप्स होगा तो सारी दुनिया ये बात जानती है कि ये वेपन, न्यूक्लियर वेपन जो है लश्कर के हाथ चला जाएगा, और लश्कर के हाथ जाना मतलब एक रोग स्टेट क्रिएट हो जाएगा जो कि एक न्यूक्लियर वॉर कर सकता है। तो दोस्तों अब आप चीज़ को गहरी तरीके से समझिए कि पाकिस्तान का सारा खेल जो है वो ये है कि पाकिस्तान आज की डेट में सारे सिविल प्रोटेस्ट, मिलिट्री प्रोटेस्ट, इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उसके पास जो अल्टीमेट गेम है, अल्टीमेट आप कह लीजिए जो उसका वेपन है वो है न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन इसलिए नहीं बनाया है कि उसका वो प्रयोग कभी भारत के खिलाफ करेगा दोस्तों। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन, अब आप समझिए, इसलिए बनाया है कि उसको ये बात पता है कि सारी दुनिया ये बात जानती है कि अगर पाकिस्तान कल को कोलैप्स हुआ तो वो कोलैप्स को रोकने के लिए पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं टूट पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। और वो इसलिए बचाएगा क्योंकि कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं चाहेगी कि लश्कर तैयबा के हाथ न्यूक्लियर वेपन लग जाए। ये अंदर का खेल अगर आप समझ जाएं दोस्तों तो अब आप समझेंगे कि सिविल प्रोटेस्ट, मिलिट्री प्रोटेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी होते रहे, इवेंचुअली आप देखिएगा कि अगर ये सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है आने वाले चंद महीनों में, तो आप एक चीज़ इसका एंड रिजल्ट देखेंगे कि कोई ना कोई फॉरेन पावर आकर पाकिस्तान के सर्वाइवल को इंश्योर करेगी। और उसका सर्वाइवल को इंश्योर करना ये नहीं है कि किसी को भी वर्ल्ड में पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से लगाव है। सबका इंटेंशन ये है कि लश्कर तैयबा के हाथ ये न्यूक्लियर वेपन ना लगे।
तो दोस्तों अगर आप ये चीज़ को समझ गए तो अब आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में जो भी प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हो रहा है हमें उससे कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं इंश्योर करना, क्योंकि हमें ये बात पता है कि उसके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए हमसे भी बड़ी पावर्स जो हैं आज की डेट में वो भी ये चीज़ चाहेंगी कि पाकिस्तान सर्वाइव करे। तो इवेंचुअली ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक सिविल और मिलिट्री लेवल का क्लैश है। एक ना एक पॉइंट पे आके ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। इसका अंत रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का इतिहास ये भी कहता है कि इमरान खान के ऊपर हो सकता है कि कोई हमला हो जाए जिसकी वजह से उसकी मौत ही हो जाए किसी रैली वैली में, या कहीं ना कहीं इमरान खान को पावर शेयरिंग के तहत वापस बुला लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ हम नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा, और वो कोलैप्स ना करने के लिए उसको ये पता है कि मेरे पास जो अल्टीमेट चाबी है जिसको मैं दिखा के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो चाबी मेरे पास जो है वो मेरा न्यूक्लियर वेपन है। क्योंकि वर्ल्ड की पूरी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये बात जानती है कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स हुआ तो उसका न्यूक्लियर वेपन लश्कर के पास जाएगा, जिससे कि पूरा साउथ एशिया का रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और आज की डेट में साउथ एशिया के डिस्टेबलाइजेशन को रोकने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड है तो वो है चाइना, क्योंकि चाइना की पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ आज की डेट में निर्भर होती है साउथ एशिया के स्टेबलाइजेशन से। तो चाइना इस केस में सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर बनेगा जो पाकिस्तान के कोलैप्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद इन प्रोटेस्ट को आप एक लाइट तरीके से देखिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं देखिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी मामले का कुछ भी अंत हो सकता है, और जैसे ही ये अंत होगा पाकिस्तान फिर से वापस नॉर्मल उसी सिचुएशन में चला जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। धन्यवाद।